अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सैलाब के हवाले से। कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि सैलाब जनूबी पंजाब को बुरी तरह मुतासिर करने के बाद सुबह सिंध में दाखिल हो रहा है। सिंध हुकूमत ने कई बार दावा किया है कि सैलाब से निमटने के लिए उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि सुबह सिंध में सैलाब से कम नुकसान हो। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सैलाब के बारे में ताज़ा मालूमात शेयर करेंगे आपके साथ और कुछ सियासी इश्यूज ज़ेरे गौर लाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसराइल के कतर पर हमले के जंगी मुज़म्मिरात पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में कतर इसराइल चपकलिश के आलमी और सिफारती पहलुओं को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जो कुछ सैलाबी सूरत हाल हमने जनूबी पंजाब में देखी है, और जनूबी पंजाब में ये बताया जा रहा है कि मुल्तान की तहसील शुजाबाद के मोज़ा धुंधो बस्ती के करीब दरिया चिनाब के हिफाजती बंद टूट गए हैं, शिगाफ पड़ गए हैं, जो करीब आसपास आबादियाँ थी वो ज़ेरे आब आ गई हैं। तो ऐसे में जनूबी पंजाब की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। इस पर इमरान याकूब खान साहब का भी कॉमेंट लेंगे। इमरान साहब, वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों में जो मुतासरीन है उनके बिजली के बिल माफ़ करने के हवाले से कहा है कि IMF से बात की जाएगी। इस बारे में क्या समझते हैं? जनूबी पंजाब की जो सूरत हाल है, जो तबाहकारियां हमने वहां पर देखी हैं, वहां के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। क्या हुकूमत ये अहलियत रखती है, उनका मदावा कर सकेगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़ैनब, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना सैलाब की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है उसका अगर हम ये कहें या ये सोचें कि 100% मुदावा हो जाएगा तो ये तो नामुमकिन है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, और दूसरी ये बात कि अगर वसाइल हों भी तो तरजीहात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ होती हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने जो टीम बनाई है और उनसे कहा है कि IMF के साथ सारे मामला तय किए जाए और फौरी तौर पर 1 महीने का रिलीफ दिया जाए, तो ये बड़ी अच्छी काविश है, अच्छी कोशिश है। अल्लाह करे कि वो काम इसमें कामयाब हो जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 1 महीने का नहीं बल्कि 2-3 महीने का रिलीफ भी दिया जाता तो वो भी शायद ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन आप ये देखें कि आम जो गरीब आदमी है, जो किसान है, जो जमींदार है, उसका तो नुकसान ये हुआ कि उनकी फसलें तबाह हो गई, उनके मवेशी बेचारे बहुत सारे मवेशी जो है वो पानी में बह गए। तो हर तरह से उनका नुकसान हुआ है। अगरचे इस दफा सूरत हाल एक हवाले से जरा खुश आइंद है कि क्योंकि वक्त मिल गया था तो हुकूमत की तरफ से इकदाम इस तरह से किए गए, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, इंसानी जानें बच गई। लेकिन फिर भी गरीब आदमी के लिए, सफेदपोश आदमी के लिए पैसे का नुकसान जो होता है वो बहुत ही कीमती वो भी नुकसान होता है और वो पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा इमरान साहब, जिस तरह से अभी हुकूमत कोशिश कर रही है, इकदाम भी किए जा रहे हैं, ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो IMF वाली बात की गई है ये भी सामने है। अभी ये भी मुतासरीन की जानिब से शिकायत आ रही हैं कि हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा। जनूबी पंजाब की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर लोग शिकवा कुनाए, मुल्तान के लोग शिकवा कुनाए कि हमारे साथ ताउन नहीं किया जा रहा, हमें खाने पीने का जो सामान है वो नहीं पहुँचाया जा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि खैमों का शॉर्टेज है, ये भी कहा जा रहा है कश्तियां कम हैं। तो ऐसे में जो इंतजामी मामलात हैं उनमें भी काफी ज्यादा लैक्स और लैप्स सामने आ रहा है। तो क्या समझते हैं हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए ज़ैनब, गुजारिश ये है कि जो मैं आपके पहले सवाल के जवाब में कह रहा था कि जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनमें एक अलविया ये भी होता है कि जिस तरह से जिन लोगों का नुकसान होता है, वो पंजाबी में एक कहावत है, आप क्योंकि खुद सराइकी को भी समझती हैं तो आप ज्यादा उसको अच्छी तरह समझ लेंगी कि माए एक तो पुतो भूख, यानी एक आपकी तरफ से आपके लिए धूप है, ऊपर से आपके लिए भूख भी है। अब यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि यहाँ पे उन बेचारों के लिए तो जो मुतासरीन है उनके लिए तो धूप भी है और भूख भी है। यहाँ तक ये बात है कि हुकूमत की तरफ से उनका मुदावा नहीं हो पा रहा या मुनासिब चीजें नहीं दस्तयाब। तो देखिए जो चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के तौर पे वो, और कमिश्नर मुल्तान
ان दोनों को तो मैं ذاتی तौर पे जानता हूँ, वो अपने तय बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो फवाद रुबानी साहब हो या आमिर करीम साहब हो, लेकिन इशू ये है कि क्या 2-4 अफसरों के काम करने से ये मामला हल हो जाएगा? सैलाबी सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहजाद फरीद, जो कि ब्यूरो चीफ GNN हैं, और उनसे बात करते हैं। शहजाद, बताइएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने सुना शुजाबाद का सुपर बंद भी टूट गया है, ये कैसे टूटा और आसपास की आबादियां जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, उस बारे में बताइएगा। इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है? जी, ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुल्तान का जो शहर है उसको तो बचा लिया गया, खतरा टला है। हेड मोहम्मद वाला हो, शेर शाह ब्रिज हो, तय ये हुआ था कि इस लेवल पर एक लेवल तय किया गया था टेक्निकल कमेटी की जानिब से, अगर लेवल पर तक पानी आ जाता तरीमू तो उस पे जो है वो ब्रीच किया जाना था। अभी सूरत हाल ये है कि वहाँ से खतरा टला और पानी का जो प्रेशर था वो बढ़ा शुजाबाद और जलालपुर की जानिब। जब जलालपुर में भी सूरत हाल ये हुई कि 2 जगह 2 से 3 बंद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर खुद तोड़े गए, और उसके बाद जो है पानी का प्रेशर जो है वहाँ पर भी लूज़ हुआ। और इसके बाद आज जो है सूरत हाल ये हुई कि गुज़श्ता रात ये जो यहाँ पर सुपर बंद है, इसको गट वाला बंद बोलते हैं, और यहाँ पर जो है इसमें भी ब्रीच हुआ और 80 फुट का चौड़ा शगाफ हुआ ये रहा, और उसके बाद अब ये फैल कर 250 से 300 फुट तक फैल चुका है। अहम बात यह है कि 5 बस्तियां इस पानी से जो है डायरेक्टली मुतासिर हुई हैं, और एक वसी पैमाने पर खड़ी हुई फसलें जो है शगाफ को पुरुष करने का काम नहीं किया जा सका अभी तक। बिल्कुल 1% हमें यहाँ पर ना तो कोई मशीनरी आज सारा दिन नज़र आई है, इस वक्त तक जो है कोई ऐसा इकदामात हमें नज़र नहीं आए जिससे ये साबित हो कि यहाँ पर कोई काम शुरू होगा। इसके अलावा अब जो मुतासरीन हैं, जो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इस बंद पर आकर बैठे, उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि ना तो उन्हें टेंट है, ना ही कोई खाने और पीने की अशिया जो है सरकारी सतह पर उन्हें मिली हैं। गैर जो है समाजी तंजीमें जो हैं यहाँ पर आई हैं, उन्होंने उनको खाना दिया है, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों में जितना कोई बना सकता था वो है। और इस वक्त कैफियत ये है कि बेसर व समानी में बच्चे बड़े जाहिर बात है बंद कर दी। शहजाद मेरी आवाज सुन, शहजाद ये फरमाइएगा कि आपने जो सूरत हाल बयान की है इस पे तो बस अल्लाह से मदद ही मांगी जा सकती है, लेकिन ये बताइएगा कि शुजाबाद के इस बंद के टूटने से, इस शगाफ से आप क्या समझते हैं? 5 बस्तियां तो जो बराह रास्त मुतासिर हुई हैं, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो टोटल कितने देहात और कितनी आबादी होगी जो मुतासिर हुई, और फसलें कौन कौन सी जो तबाह हुई हैं इस वजह से? जी, इसमें आबादी जो है वो तकरीबन जो एवरेज लगाई जा रही है वो कमो बेश जो है तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग जो है वो इससे मुतासिर होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 5 बस्तियां नहीं है और इनके साथ और भी मुल्क का कई इलाके हैं जिनमें पानी जो है वो इस वक्त भी बतदरीज बढ़ रहा है। तो इस हवाले से जो फसलें हैं वो अगर बात की जाए, ज़्यादातर मकई है, मकई की फसल है, अरबी की फसल है, और इसके साथ साथ दीगर जैसे कपास है इस इलाके में, और भी इस तरह की कई ऐसे फसलें। और सबसे ज़्यादा जो लोगों का यहाँ पर लोगों का जो सबसे ज़्यादा ज़रिया मुआश है वो है जानवर, और जानवर पालने के लिए चारा लगाया जाता है। चारा, सब्ज़ चारा जो है वो भी इस वक्त जो क्योंकि आगे सर्दी का मौसम है तो उसमें मकई और दीगर जो चारा जात है वो लगाए गए थे ताकि उनसे जो सर्दी का जो है वो बंदोबस्त किया जा सके और अच्छा जानवरों को जो है घास खिलाया जा सके, वो सबसे ज़्यादा। और अहम बात यह है कि तूड़ जो है वो भूसा लोगों ने, ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी जो फसल जब उनकी उतरती है तो उससे उन्होंने रखा होता है, वो भी सारा इसमें बह गया है उनके लिए, वो भी नहीं निकाल पाए क्योंकि इमरजेंसी की सूरत हाल में वो वहाँ से निकलें और बमुश्किल अपनी जानवर और अपनी जान बचाकर वहाँ से इस बंद तक पहुँचे हैं। तो ये सूरत हाल अच्छा यहाँ पर है। शहजाद जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें ये बताइएगा कि आपने वो हुकूमती एहलकार नहीं आपको नजर आया, कोई वजीर आया, कोई मशीर आया हो? हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इतने वजीर हैं, इतने मशीर हैं, कोई यहाँ तक नहीं पहुंचे जिनसे आपने पूछा हो या पूछने की कोशिश की हो कि इनके लिए, इन बेचारे जो बंद पे बैठे हुए हैं हजारों लोग, उनके लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और अब रात का ये पहर हो चुका है। अभी तक जो है हमने कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं देखा, और लोगों से भी हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है ना तो इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई बंदोबस्त किया गया है, ना कोई उनको
رسی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا کوئی یہاں پہ ایون کے انرولمنٹ بھی نہیں کی گئی کہ کون کون سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور کون بند پر بیٹھے ہیں. پٹواری جو ہے وہ ہمیں نظر آئے ہیں مختلف مقامات پر, وہ بھی جو ہے وہ اپنی آتے ہیں اور دیکھ کر یہاں سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی یہ بھی بتائیے گا, پی ڈی ایم کے پاس کہا جا رہا ہے کہ خیموں کی کمی اور کشتیوں کی کمی ہے, ایسے میں یہ اس بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہے؟ جی بالکل, انفارمیشن تو یہ ہے کہ کمی کا تو ابھی, کیونکہ سی ایم نے بھی ایک روز قبل جو ہے یہاں پر وزٹ کیا تھا جلال پور میں, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ خیمے اور دیگر اشیاء جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ انرولڈ ہی نہیں کیا گیا, نہ کوئی امدادی کیمپ لگایا گیا ہے, فلڈ کیمپ لگایا گیا ہے یہاں پر, اور لوگوں کو انرولڈ کیا جاتا ہے. انرولڈ کے بعد جو ہے وہ یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ٹینٹ کس کو دینا ہے, کھانا کتنا دینا ہے, کتنے لوگوں کا دینا ہے. تو یہ ایک اہم پہلو ہے. اس سے ہٹ کے ایک اور بھی پہلو یہ ہے کہ یہ حلقہ جو ہے شوجہ آباد کا, یہ سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید عبد القادر گیلانی جو ہے وہ یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں, تو یہ ان کا حلقہ ہے. انہوں نے بھی آج یہاں پر کوئی وزٹ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ منتخب نمائندے بھی یہاں پر جو ہے وہ وزٹ نہیں کر رہے, نہ ہی انہوں نے کوئی آ کے کسی کا پرسان حال جو ہے یہاں پر ہوئے ہیں, نہ ہی کسی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. اس میں بچے, بڑے, بزرگ, سب لوگ یہاں پر, خواتین جو ہے وہ شدید ادھر حبس بھی ہے, گرمی بھی ہے اس ٹائم, اور یہ صورتحال ہے کہ جلال پور کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اس بارے میں بھی بتائیے گا. جی بالکل, جلال پور میں اب صورتحال یہ ہے کہ اوورآل جو ہے شہری جو علاقہ تھا جس کو خطرہ تھا, 3 طرف سے اس کو بند بھی کیا گیا تھا, بند ڈالے گئے تھے, عارضی بند, اس کو اب جو ہے وہ بہتر کر لیا گیا. اور اس حوالے سے جو وزراء کی ٹیم جو ہے وہاں پر بیٹھی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے شہری علاقے کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تاہم جو پانی ہے وہ باقی جو ہے جو اپنے روٹس ہیں جس کے اوپر وہ چل رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہاں پر جاری رہے گا. بھی شہری علاقے جو محفوظ ہیں. شہزاد, یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن یہ بتائیے کہ اگر جو کہ ابھی چانسز موجود ہیں کہ اگر بھارت مزید پانی چھوڑ دیتا ہے, تو پھر یہاں پہ کچھ انتظامات کیے گئے ہیں کہ یا پھر دوبارہ اسی طرح نقصان ہوگا؟ جی عمران صاحب, میں عرض کر دوں, صورتحال یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ ستلج میں پانی آتا ہے, اب اس میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کی یہ بات ہے کہ جلال پور جو شہر ہے وہ ڈائریکٹلی متاثر ہو رہا ہے 2 طرح سے. ایک اس دریائے چناب کا جو پانی ہے وہ متاثر کر رہا ہے صرف شوجہ آباد کو. اب جو جلال پور پیر والا ہے وہ تحصیل ہے اس اینگل پہ کہ اس کے ساتھ جو ہے ستلج کا دریا بھی زیادہ, بلکہ ملتان کی نسبت جو دریائے ستلج ہے دریائے چناب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو وہاں پر فلو ہے وہ 2 دریا جو ہے وہ اس کو مل رہے ہیں, اور وہ 2 دریا کا پانی جو ہے وہ تحصیل جلال پور کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اب جو گیلانی بند کو توڑا گیا تھا ایک روز قبل, تو اس حوالے سے اگر اس کے دیکھا جائے تو وہ جو گیلانی سپر بند ہے وہ گیا تھا اور اس کو ہی توڑ دیا گیا. وہ وہاڑی کی جانب اس پانی کو جو ہے ڈائیورٹ کیا گیا, ضلع وہاڑی کی جانب. تو اس میں بہادر پور کے علاقے ہیں, دیگر علاقے ہیں. اب اگر پانی بڑھتا ہے, اور اس میں صورت یہ ہے کہ اگر پہلے والا پانی جو ہے اس کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور وہ پنجند کی جانب نکل جاتا ہے, تب جو ہے اگر نیا پانی بھارت جانب سے آتا ہے تو خطرہ کم ہوگا. لیکن اگر اسی کی موجودگی میں پانی جو ہے دوبارہ سے اسی کے اوپر نیا پانی آ جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ شدید خطرہ ہے. کوئی پلاننگ اس حوالے سے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کوئی پلاننگ ابھی تک نہیں کی گئی. بہت شکریہ آپ کا شہزاد, آپ ہمیں اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے. شجاع آباد کی صورتحال کے بارے میں آپ نے بتایا, جلال پور پیر والا میں بتایا کہ جنوبی پنجاب میں اس وقت جو ہے کشیدہ صورتحال ہے, اور جو بند ٹوٹ گئے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مرمتی کام بھی ابھی نہیں کیا جا سکا. جہاں شگاف پڑے ہیں وہاں بھی پر کرنے کا کام نہیں کیا جا سکا, اور اس وقت کئی آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے, کیا اسرائیل امریکہ کی اجازت کے بغیر قطر پر حملہ کر سکتا ہے؟ نئی بحث چھڑ گئی. ویلکم بیک. ناظرین, قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیلی حملے کیے گئے ہیں, اور اسرائیل کی جانب سے یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حماس کے لیڈران کو نشانہ بنانا چاہتے تھے. اور قطر میں یہ حملہ تب کیا گیا ہے دوحہ میں جب مذاکرات ہو رہے تھے حماس اور اسرائیل کے درمیان. آخر اسرائیل جب چاہے کسی بھی اسلامی ممالک پہ حملہ کرتا ہے, آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ پر جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے کہ امریکہ شاید اس حملے میں بھی ملوث ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے
साहब मौजूद हैं, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जिया कार। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने सवाल भी उठाया है कि अमेरिका सबसे बड़ा अमेरिका का फौजी अड्डा जो है वो कतर में है, और इसके बावजूद इसराइल कतर पर हमला करता है और अमेरिका को खबर नहीं होती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कौन बैक कर रहा है इसराइल को? जी ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। और जो आपने मलिहा लोधी साहिबा का रेफरेंस दिया है, बिल्कुल ठीक वो कह रही हैं कि इतना बड़ा हवाई अड्डा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोस्ट मॉडर्न फाइटर जहाज़ हैं इस रीजनल के, उनकी जो सेंट्रल कमांड है एयरफोर्स की और दूसरी मिलिट्री और सेटअप की, वो इसी एरिया में और इसी बेस पर है। बहुत ज़्यादा ड्रेच्ड इन जिसको कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है इस एरिया में। और ज़ाहिर है कतर की भी अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, और ज़ाहिर है लॉजिकली इसलिए भी थी कि ये इस तरह के हवाई अड्डे इसी अंडरस्टैंडिंग पर दिए जाते हैं कि इस मुल्क को वो कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऑपोजिट हो रहा है कि इजराइल, जो आपने पूछा किसको शय है, ऑब्वियसली अमेरिका की शय के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 से 12 जहाज़ अगर वहाँ से आए हैं ऑल द वे 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके, तो कैसे आ सकते हैं? उनको रिफ्यूलिंग चाहिए होती है, रास्ते में रेडार से पिक भी होते होंगे, लेकिन बदकिस्मती से कतर की मुसल्लह अफवाज को नहीं खबर होने दी गई। और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो ब्रीच किया है इजराइल ने एक मुल्क की सॉवरेनिटी को, और वो भी मुल्क जो मज़ाकरात करवा रहा था, खुद अग्रेसर नहीं था, खुद हमलावर नहीं था, खुद उनकी नज़र में कोई दहशतगर्द नहीं था सो कॉल्ड, उसको हमला किया गया। ये आमतौर पर कभी नहीं देखने में आया कि जो मुल्क आपकी हॉस्पिटैलिटी कर रहा हो, यानी मेज़बान हो, आप उसी पर हमला, उसी मुल्क में पेनिट्रेट करें, उसकी इजाज़त के बगैर सॉवरेनिटी को ब्रीच करें, और वहाँ मुज़ाकरात होने वाली एक पार्टी को आप टारगेट करने का। और अफसोस इससे भी ज़्यादा इस बात का होता है कि ये डिस्कस हो रहा है कि टाइमिंग्स नहीं गलत बताया नहीं गया, या वार्निंग नहीं दी गई, या हमें पहले बता दिया जाता, या लेट बताया गया। ये कम बात हो रही है कि एक सॉवरेन मुल्क पर हमला किया गया है। देखिए, जब कौमें आज़ाद होती हैं तो आपको ये नहीं कोई भी आकर बताता कि किसने आप पर हमला करना है या कितनी आपको वार्निंग दी जाती है। आपकी सॉवरेनिटी, आपने मई के महीने में देखा, हिंदुस्तान ने तकरीबन 85 जहाज़ों के साथ पाकिस्तान की तरफ हेड बैक किया था, और मुसल्लह अफवाज ओवरऑल, और जो आपने देखा होगा कि बिगर पिक्चर के तहत फौरी तौर पर रिटेलिएट। गुजारिश ये है कि अमेरिका का जो किरदार है उसके हवाले से तो आप देखें, जो पूरी दुनिया में इस वक्त जर्नलिस्ट है, तज्जियाकार हैं, वो अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनका भी ये मानना है मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का कि ये मुमकिन ही नहीं है कि अमरीकी आशीर्वाद के बगैर इसराइल कतर में ये काम कर सके और हमास के लीडरों पर इस तरह से हमला कर सके। इस सारी सूरत हाल में जब अगर आप देखें कि कतर इस वक्त एक इमर्जिंग इकोनॉमी है मिडिल ईस्ट की, आप क्या समझते हैं? वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वहां दौरा भी किया, आप समझते हैं कि अब अमेरिका को छोड़ के कतर पाकिस्तान की तरफ भी मुतवज्जो हो सकता है इस हवाले से कि JF थंडर 17 और ना सिर्फ यहाँ से ले बल्कि अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ J-10C भी ले, और उसके अलावा अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहे? देखिए इमरान साहब, जब भी आपने अल्टरनेट की तरफ जाना होता है तो आपने प्रोज एंड कॉन्स या नेगेटिव पॉजिटिव आपने वजन करने होते हैं। इतना बड़ा हवाई अड्डा दिया हुआ है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री का मौजूद है, आया कतर में ये कैपेसिटी, हिम्मत या रिजॉल्व है कि अमेरिका को कहे कि अड्डा खाली करें, आपसे मदद नहीं करते? एक बात। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर का बयान सुन लें जो उन्होंने कहा था। जब उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने कंडेम किया इसराइल को, और बहुत सही करना भी चाहिए था जाहिर है, लेकिन जब उनसे अमेरिका के सदर के बारे में सवाल किया गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तो आपको इस तरह सपोर्ट नहीं किया और उनकी टेसिट अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता, तो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम उनको ब्लेम नहीं करते क्योंकि उन्होंने तो अच्छा नहीं समझा इसको। आपको लैंग्वेज से समझ आ जानी चाहिए कि वो अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर रहे। जो आप आइडिया दे रहे हैं वो तो एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका होगा ना, कि कतर कहे कि नहीं जी हम अमेरिका की तरफ नहीं लुक फॉरवर्ड करते हैं, पाकिस्तान की तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान का ज़ाहिर है मिलिटरीली तो कोई कंपैरिजन नहीं है, उस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेडार हैं, जो सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपको क्या लगता है कि इसराइल ने, इससे पहले हमने देखा मिस्र, ईरान, सीरिया, लीबिया, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया, गजा की सूरत हाल तो आपके सामने है। कौन डालेगा इसराइल को लगाम? क्योंकि इसराइल तो बेलगाम हो चुका है, जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर लेता है। अब अरब इस्लामी वर्ल्ड का कलेक्टिव रिस्पॉन्ड आप क्या समझते हैं, क्या होगा? ज़ैनब, ये विश लिस्ट तो हमारी हो सकती है, दुआ भी हो सकती है, हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है कि अरब मुल्क खास तौर पर जो मुस्लिम उम्मा है जिसको हम कहते आए हैं,
वो एक रिजॉल्व पेश करे, यानी एक यूनाइटेड फ्रंट एक बनाए या एक ऐसा रिजोल्यूट किस्म का एक जवाब देने की कैपेसिटी हो, और दे भी। लेकिन बदकिस्मती से होता नहीं है। हमारे अरब दोस्तों के बहुत सारे स्टेक अमेरिका के साथ हैं और इजराइल के साथ भी हैं। आपने नोट किया तकरीबन हफ्ते में शायद 60 फ्लाइटें हैं अरब मुल्कों से जो इजराइल जाती हैं, कोई कैंसिल नहीं हुई अभी तक। बट आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा शायद वेपन का सप्लायर है वो 30-40%, 30 to 35% तकरीबन दुनिया खरीदती है इजराइल का वेपन या एक्सपोर्ट जो मिलिट्री हार्डवेयर करते हैं। 30% के करीब इंडिया खरीदता है और 25% के करीब आप हैरान होंगे अरब मुल्क खुद क्लाइंट हैं इजराइल के वेपन्स के, टेक्नोलॉजी के और बहुत सारे और इक्विपमेंट के। तो अब आप सोचिए कि जिन अरब मुल्कों को असला सप्लाई करता है, जो उस पर डिपेंडेंट हैं ट्रेनिंग के लिए भी और मेंटेनेंस के लिए भी, वो कैसे इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे, स्पेशली अगर उससे पीछे अमेरिका खड़ा है। तो ये आपकी बात जहां तक ठीक है, लॉजिकली ठीक है, जैसे मैंने कहा ख्वाहिश भी हो सकती है, बट प्रैक्टिकली अमेरिका ऐसा इन अरब मुल्कों को करने देगा जिनके अमेरिका के साथ इतने ज्यादा स्टेक टाई डाउन हुए हैं, और मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। चिश्ती साहब, एक ये भी तो हल इसका निकल सकता है ना कि अगर तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनकी वो इफेक्ट होगी इससे, क्योंकि इसराइल की इकॉनमी जो है वो आपको पता है कि डिपेंडेंट है ट्रेड पर, तो इससे फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली फर्क पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे दुनिया में कारोबार हैं जो बिहाइंड द सीन ज़ाहिर है इजरायली ओरिजिन के हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हमारा जो जिसको कहते हैं ना रेजोल्यूशन, हम साबित कदम कितने रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं, लोग इमोशनल होते हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद हम भूल जाते हैं। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट है। मैं कोई मायूसी पैदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बड़ा साबित कदम रहना पड़ेगा, सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, कौन से मुल्क क्या फैसिलिटेट करते हैं। हमारे बहुत सारे अरब मुल्कों ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, उनके सिफारत खाने। सर ये फरमाइए चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा जरूर। एक तो ये कि हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी मुलाकात हुई है सिंधु साहब की इराकी जो फिजाइया के चीफ हैं उनके साथ, और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने JF-17 थंडर तैयारे मांग ली हैं। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा ये सर जरूर बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए खास तौर पे कि ये जो अभी ज़ैनब आपसे बात कर रही थी कि अगला निशाना कौन होगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि कतर के बाद अब सूरत हाल ये है कि इसराइल जो है वो मिस्र पे भी हमला कर सकता है। तो क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? जहां तक तो इमरान साहब आपने सवाल किया कि JF-17 थंडर इराक ने मांगा है, देखिए ऑफिशियल तो नहीं है। बहुत सारे मुल्क जब से खास तौर पर मई का वाकया हुआ है, मैं 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में ही था और मुझे पता लगा कि बहुत ज्यादा मुल्क हमारे में दिलचस्पी रखते हैं, हमसे ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, हमारे लोग वहां बुलाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मेंस पाक फिजाइया की हुई है वो उससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है हमारी अपनी कैपेसिटी की भी लिमिटेशन है, हमारी एयरफोर्स की एकेडमी में या वॉर कॉलेजेस में भी कैपेसिटी की लिमिट है। तो वो ये देखना पड़ेगा कि किस मुल्क को अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। JF-17 थंडर जो परफॉर्म कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत दुनिया में डिमांड है। बहुत सारे मुल्क और भी राब्ते में हैं जो इस वक्त कर रहे हैं पाक फिजाई से नेगोशिएशन। अभी थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रीमेच्योर होगा शेयर करना डिटेल्स, और शायद ओवरऑल एक मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए भी, तो मैं अभी वो नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे मुल्क इंटरेस्टेड हैं। पहला सवाल जो आपने, दूसरा सवाल जो इमरान साहब आपने किया ना कि इजिप्ट के ऊपर हमला, देखिए मैं अक्सर छोटी सी कॉम्प्लिकेटेड बात को जितना आसान कोशिश करता हूँ अर्ज करने की। देखिए जब भी कोई जारे मुल्क जो हमलावर होता है वो डिफेंसिव मुल्क के ऊपर इसलिए होता है कि उसके कोई टारगेट्स होते हैं, और वो हाइपोथाइज करता है, वो विजुलाइज करता है कि अगर मैं इस ऑफेंस लॉन्च करूंगा तो मेरी अगेंस्ट जवाब क्या आएगा इस मुल्क की तरफ से। अगर वो जवाब का उसको खतरा ये हो कि अगर मैंने एक नाक मुक्का मारा और इसके नाक में मैं खून बहेगा तो ये मुक्का मारेगा तो मेरा भी खून बहेगा, फिर वो जवाब हमला नहीं करता। लेकिन अगर उसको ये मुल्क को खतरा, चाहे वो इजराइल हो या कोई भी हो, अगर उसको ये हो जाए कि मैं तो मारूंगा लेकिन ये सिर्फ गुस्सा करेगा या लोगों को बुलाएगा, मेरी शिकायत लगाएगा, रेजोल्यूशन पास करवाएगा, तो वो मुक्का जरूर मारता है मुल्क। हिंदुस्तान ने क्या किया था मई में, उसने हमारी अंडर एस्टिमेट की थी कैपेसिटी। हमारा जो पॉलिसी लेवल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और पाक फिजाइया की तरफ से जो मुसल्लह किस्म का रिस्पांस होना था उसको अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद नहीं करेंगे हम, लेकिन हमने किया।
ہم نے اگلے دن تک یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہم نے ان جہازوں کو پنش کیا. 7 جہاز لینڈ نہیں کیے ان کے واپس جانے پہ, اور 4 سے 5 منٹ کے اندر ہمارے جہاز ہوا میں موجود تھے. ہم نے کسی ملک کو شکایت نہیں کی تھی کہ ہمیں آپ نے بتانا تھا, ہمیں ارلی وارننگ دے دیتے. جو آپ سیلف سفیشنسی آپ کی ہوتی ہے وہی آپ کو آزاد رہنے میں مدد کرتی ہے, نہ ڈیپینڈنسی. جتنی آپ کی ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی زیادہ. قائد اعظم نے 1948 میں اکیڈمی وزٹ کی تھی, 13 اپریل, پی ایف اکیڈمی رسالپور, اور کیا خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ڈسپلن اور سیلف ریلائنس. اب خود انحصاری سے ہی پاک فضائیہ جو ہے رائل پاکستان ایئر فورس تھی اس وقت, پاکستان کے شایع نشان ہو سکتی ہے. 78 سال گزر گئے, دیکھیں پاک فضائیہ اس پر عمل کر رہی ہے, یعنی خود انحصاری اور سیلف ڈسپلن. تو یہ جس ملک کی خود انحصاری دوسرے ملکوں پر ہو وہ پھر انفارچونیٹلی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. وہ اٹس اے میٹر آف ٹائم, اٹس اے میٹر آف صرف ٹائم ہے. یہ کوشچن بڑا آسان ہو گیا جواب دینا کہ کس ملک کی باری ہے. آخری جملہ اس پہ میری طرف سے یہ ہے کہ پاکستان پر نیوکلیر پلانٹ کے زمانے سے جب ہم بنا رہے تھے, نیوکلیر پروگرام میں تھے, اس وقت سے ہمیں خطرہ تھا, ایک اسرائیل سے اور ایک انڈیا سے. اور اسرائیل کی صرف ہمت اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ اس کو پروہیبٹیو پرائس پتہ تھی. اس کو پتا تھا اگر پاکستان پر میں نے حملہ کیا تو اس کا جواب بھی آئے گا, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہائپوتھائز کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے لیکن جسٹس صاحب اسرائیل نے تو پاکستان کا 2 دفعہ ذکر کیا. نیتن جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کا ذکر کیا. اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں ایک اس میں ہمیں تو شکر بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس سے اسرائیل جو ہے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کہ پاکستان نے مارکہ حق میں پرفارم کیا تو پاکستان کے ساتھ اس کا ایک دوست چین کھڑا تھا. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی جس طرح مسلم امہ کا آپ نے ذکر کیا, تو او آئی سی کا کردار تو آئی سی والا ہی رہ گیا, عملاً تو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس سارے معاملے میں آپ کس ملک کا کردار دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان بھی چین جیسا کردار ادا کر سکتا ہے اپنے عرب دوست ممالک کے لیے؟ نہیں, دیکھیے ہر ملک کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھنا ہے. ہماری اکنامک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم آل اوور کانٹریکٹ کر لیں کہ ہم ہر ملک کو ہم سپورٹ کریں گے, جس ملک کو تھریٹ ہوگا ہم چلے جائیں گے. نہ ہماری ملٹری اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, نہ ہمارے اوفینسو ایسے عزائم ہیں. اسرائیل کے اگر پرائم منسٹر نے 2 دفعہ نام لیا تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے, لیکن اسرائیل کے پرائم منسٹر نے جس دن یہ سوچا کہ پاکستان کو کوئی حملہ آور ہونا ہے اس دن بالکل ہمارا سٹینس ڈیفرنٹ ہوگا. اور میں نے جیسے کہا کہ پروہیبٹیو پرائس انشاءاللہ تعالی مسلح فوج اوور آل اور پاک فضائیہ بھی دے گی کورسپونڈنگ. کس طریقے سے دے گی وہ ظاہر ہے نہ میرے پاس انفارمیشن ہے, یہ ٹاپ لیڈرشپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کتنی کاسٹ امپوز کرنی ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان چیلنج ہوگا یا ہم جس کا او آئی سی یا کسی بھی یونائٹڈ نیشن یہ ہے کہ قطر کا رسپانس کیا ہوگا, اور امریکہ کے ساتھ جو سیکیورٹی الائنس ہے قطر کا وہ آگے چل سکے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ قطر کی اور امریکہ کی کچھ ڈیلز بھی ہو چکی تھی. قطر نے کہا تھا کہ انویسٹمنٹ کرے گا وہ امریکہ میں جا کے, اب اس کا آگے جا کے کیا فیوچر ہوگا, قطر کیا جواب دے گا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے. نیتن یاہو کی دھمکی مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اسرائیل کی جانب سے پاکستان کا 2 دفعہ نام لیا گیا ہے. نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان پر امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا, آپریشن کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے کے لیے, یہ جو قطر پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے. اس پر بات کریں گے, اور یہ بات کریں گے پاکستان نے اس پر سخت ریاکشن کا دیا ہے جو حملہ ہوا ہے اسرائیل کی جانب سے قطر پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے منصور جعفر جو کہ ماہر عالمی امور ہیں. منصور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قطر پر اسرائیلی حملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حملہ متوقع تھا؟ کیونکہ جو ہم رپورٹس پڑھ رہے ہیں, امریکن رپورٹس بھی پڑھ رہے ہیں, تو کہ اس حوالے سے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ. جی جہاں تک تو قطر پر اسرائیلی حملے کا تعلق ہے, یقیناً یہ ایک جسے کہنا چاہیے سرپرائز اٹیک اسے کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن اس کی توقع اس لحاظ سے تھی کہ اگر آپ ماضی میں پچھلے تقریباً 1-2 ماہ سے جو اسرائیلی عسکری اور سیاسی قیادت کے بیانات دیکھیں تو اس میں وہ واشگاف الفاظ میں اس بات کا اندیہ دے رہے تھے کہ وہ حماس کی قیادت کو غزہ کے اندر تو یقیناً انہوں نے نشانہ بنایا, غزہ سے باہر بھی انہوں نے ایران میں بھی نشانہ بنایا, لبنان میں بھی بنایا, اور اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں کہیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو ان کا واضح اشارہ جو تھا وہ حماس کے ان سیاسی مذاکرات کاروں
اور کی طرف تھا کہ جو یقیناً مصر کے ترکی کے درمیان اور قطر کے درمیان جو ہے وہ شٹل کرتے ہیں. تو لہٰذا اس ضمن میں یہ کہنا کہ یہ شاید بالکل اچنبے کی بات ہے. ان سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے تو اس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن اس حوالے سے بھی یعنی اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قطر ایک امریکن اتحادی ہے اور اسے انہوں نے نان نیٹو الائی کا درجہ دے رکھا ہے، اور دنیا مڈل ایسٹ میں جو سب سے بڑی ملٹری جو پوسٹ ہے امریکہ سے باہر، وہ اسی جگہ پہ ہے، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر حملے اور عراق کے اندر حملے. اچھا منصور بھائی یہ فرمائیے گا کہ محمد بن سلمان نے قطر کا دورہ کیا اور میاں شہباز شریف صاحب بھی قطر گئے ہیں، تو کیا پاکستان سے مدد مانگ لی گئی ہے قطر کی جانب سے، اور سعودیہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، جہاں تک تو پاکستان کا تعلق ہے، تو جو پاکستان کی طرف سے جو ایک اعلیٰ سطحی وفد وزیر اعظم کی قیادت میں فوری طور پہ قطر پہنچا، میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ تھوڑا سا ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان میں ہونے والے ڈیولپمنٹ سے ملائیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان اس وقت اسٹریٹجیکلی اور اپنے ملک کے اندر ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے والا واحد خطے کا ملک ہے کہ جس نے انڈیا جیسے ملک کو جو ہے وہ دھول چٹائی ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس اسٹرینتھ کے ساتھ جو وزیر اعظم کا وہاں پہ پہنچنا، یقیناً اس کا کوئی براہ راست کوئی امپیریکل ایویڈنس تو نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی اس نوعیت کی چیز دی ہو، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ قطر کے اندر انڈین انفلوئنس بہت بڑھ گیا تھا، اور ماضی میں قطر کے اندر تقریباً 8 کے قریب انڈین جو نیوی ہے اس کے افسران کو سزائے موت قطر نے سنائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک اندر کھاتے اس وقت ہنود یہود گٹھ جوڑ ہے، اس کے ڈانڈے اپنی جگہ موجود تھے. جعفر صاحب، اس وقت تمام اسلامی ممالک جو ہیں اظہار یکجہتی کر رہے ہیں قطر کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم ممالک کے اتحاد کو اسرائیل کو کوئی بڑا پیغام ملے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں جی. ابھی جو عرب اسرائیل سمٹ ہونے جا رہا ہے اتوار اور سوموار کو، اس سے پہلے جو سٹیٹمنٹس اور خاص طور پہ فزیکلی جس انداز سے سعودی یو اے ای کی قیادت وہ ریلی ہوئی ہے اس وقت قطر کی قیادت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا ہے. خاص طور پہ اگر آپ شورا کے اجلاس سے جو ولی عہد کا خطاب سنیں تو اس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں اپنے تمام تر جو لاجسٹکس ہیں وہ قطر کے ڈسپوزل پہ دینے کا اعلان کرتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ماضی میں ہونے والا جو ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو گیم ویسٹ کرتا رہا ہے، جو قطر سے شکایات تھیں کچھ سعودی عرب کو، دیگر خلیجی ممالک کو، یہ اس کا نہ صرف مداوع ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اقدام ہے. اور اس وقت یہ جو سمٹ ہے تمام نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اس سمٹ کے نتیجے میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ اگرچہ کوئی عسکری کارروائی کے حوالے سے عسکری جواب تو شاید اس نوعیت کا نہ اس فورم کے مینڈیٹ میں ہو کہ اسے وہ طے کر سکیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ترکی ماڈل اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس میں ترکی نے اقتصادی پابندیاں اور اسی طریقے سے جو اپنی فضائی حدود اسرائیل کے طیاروں کے لیے بند کی ہے، اس نوعیت کے اقدامات جو ہیں وہ یقیناً اس فورم کے آن کارڈز بھی ہیں، اور یہ پریکٹیکل اور ممکن الحصول ہیں. اس کے لیے کسی ملک کو کسی دوسرے کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. منصور صاحب، جب بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا امریکہ ایران کے نیوکلیئر ڈیل پر جب مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا. اب جب مذاکرات ہو رہے تھے غزہ جنگ بندی کے معاملے پر حماس اور اسرائیل کی جانب سے حملہ کر دیا گیا. اس میں آپ ٹرمپ صاحب کی کتنی انوالومنٹ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو امریکی مندوب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن یہ شک اور شبہ ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ٹرمپ صاحب پر کہ وہ اس حملے میں انوالو تھے. ایران پر جب حملہ ہوا اس میں بھی انوالومنٹ تھی ٹرمپ صاحب کی، اور یہ جو قطر پر حملہ ہوا ہے اس میں بھی ان کی شمولیت ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا کامنٹ دیں گے اس پہ؟ اس میں میں سمجھتا ہوں بڑی ہی اوور سمپلیفیکیشن اور سادگی کا مظاہرہ کریں گے اگر ہم ٹرمپ صاحب کے یا امریکی انتظامیہ کے ان اعلانات کو درست مان لیں کہ اس میں انوالو نہیں ہے. یہاں پہ خطے کے اندر امریکن جو پریزنس ہے وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ عربوں کے مفادات کی الرغم چل رہی ہے. جو سیکورٹی امبریلا انہیں فراہم کرنی چاہیے تھی وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے، اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید جو سیکورٹی پیراڈم اس ریجن کے حوالے سے عربوں کے ذہن میں ہے اسے بھی وہ ریویو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت برے طریقے سے بٹرے کیا ہے امریکہ نے یقیناً اپنے جو خطے میں آؤٹ پوسٹ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے.
और उसकी पुष्टिबानी करने के लिए ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होगी खिते में या ओवरऑल आलमी तौर पर? ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी माजरत के साथ पहले है कौन सी? वो जिस अंदाज से बाजीचा फाल बनाया हुआ उन्होंने फॉरेन ऑफिस को, अपने व्हाइट हाउस को, और उनके आए रोज नित नए बयानात, और उन्हीं बयानात का अगले दिन एक रद्द और तोड़ जो है, उससे तो पहले ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी लूज। और खासतौर पे जिस तरीके से वो नई जंगें खत्म करने के ऐलानात करके आए थे और उन्होंने आते ही जो 1-2.5 साल तक एक जंग को जो है वो पुल करवा दिया, और उसके साथ साथ दीगर जंगों के लिए जो इस वक्त साजो सामान वो तैयार कर रहे हैं, उन्हें बड़ा जोम था। आज उनका बयान आप सुने तो वो पुतिन से इस वक्त इंतहाई नाला दिखाई देते हैं। इससे पहले वो पुतिन को सबसे बड़ा अपना दोस्त करार देते थे। आज उन्हें सबसे बड़ा सदमा जो है वो फलस्तीन, कश्मीर, सबसे ज्यादा अपने। मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि आज तो मुलाकात भी तय थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और कतर के वजीर आजम की। नहीं, आज तय नहीं थी कि वो उनकी इतवार के दिन होनी है मुलाकात, तो जाहिर है वो एक टाइम डिफरेंस है जिसकी वजह से शायद यानी हमारे सोमवार वाले दिन वो होगी। ठीक, मंसूर साहब ये भी बताइएगा कि आपको क्या समझते हैं आप, कतर को इंस्टेंट जवाब देना चाहिए? हमने देखा कि जब तेहरान में इस्माइल हनिया पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, तो तब ईरान की जानिब से यही कहा गया था हम जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने में काफ़ी देर लगा दी। क्या समझते हैं कतर को फ़ौरन कोई जवाब देना चाहिए? देखिए जी, ये मुल्कों के अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं और इस बारे में जज्बातियत का जो पहलू है वो नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक ईरान पर जो अटैक हुआ उसका भी जवाब दिया गया, और अब कतर पर जो अटैक किया गया उसका भी यकीनन जवाब दिया जाएगा, लेकिन उस जवाब की जो नौइयत है वो इकोनॉमिक ज़्यादा हो सकती है मिलिटरीली के निस्बत, क्योंकि कतर जिसकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो मकाम और मर्तबा है और ख़ास तौर पे रीजन के अंदर उसकी जो शोहरत है वो इस नौइयत के जारे मुल्क के तौर पे नहीं है। हमेशा उन्होंने एक सॉफ्ट पावर में यकीन रखा है। आप देखिए कि उनका जो मीडिया है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन्स पर लाइव जेनोसाइड जो है इसराइल की दिखा रहा है, और इसी तरीके से उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट, ये वो कतर की शोहरत है। वो नहीं चाहता कि एक जज्बाती रद्दअमल के नतीजे में कतर की ये तमाम जज्बाती रद्दअमल अगरचे ना हो जज्बाती रद्दअमल, लेकिन वो गैस को बतौर हथियार तो इस्तेमाल करने का सोच सकता है ना कतर। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अभी अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है इतवार सोमवार को, उसमें ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एजेंडे पर हैं कि किस अंदाज से इकोनॉमिकली लॉस पहुंचाया जा सकता है, किस अंदाज से इसराइल के मफादात जो हैं उनको मईशत के मैदान में गज़न पहुंचाया जा सकता है। यकीनन मईशत का जो अगला मरहला होता है वो उनकी अस्करी कुव्वत पर ही असर पड़ता है, और ख़ास तौर पे आज अगर इस वक्त इसराइल जो है आपको बहुत ताकतवर दिखाई देता है तो उसके पीछे अमेरिकी मईशत की ताकत है। अगर आज अमेरिकी मईशत जो है इस काबिल ना हो कि वो अपने इस लाडले को यहाँ पाल सके और उसे आए रोज नित नए हथियारों से लैस कर सके, तो ऐसे में मैं समझता हूँ नेतन्याहू ने कतर पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से तशबीह दी है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये तशबीह बनती थी? ये जी नेतन्याहू साहब का जो जिसे कहना चाहिए जो अकली खलल है, ये उसका सबसे बड़ा इजहार है, क्योंकि आप एक ऐसे ऑपरेशन को मॉडल के तौर पे पेश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उसके सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं अपनी हमाकत की कार्रवाई की जो कतर में की गई है। कल को किसी भी मुल्क को ये जवाब मिल जाएगा कि मेरे तो मुखालफिन यहाँ पे मौजूद थे, मैं उन्हें कत्ल कर सकता हूँ, मैं उन्हें एनहेलेट कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में ऐसा एक खौफनाक प्रेसिडेंट जो है उसको एक दलील के तौर पे इस्तेमाल करना या एक अपने हमाकत के जवाब के तौर पे पेश करना, ये मैं समझता हूँ किसी स्टेटमैन और ख़ास तौर पे एक मशरक़ वस्ता के जो अपने आप को बड़े मुल्क के सरबराह कहते हैं, ये उसके शायन निशान नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जंगी जुनून सवार है और इस वक्त अमेरिका की तरफ से हर नौयत की बिल्कुल नेतन्याहू हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं और इससे अपने लिए मुश्किलात वो पैदा कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामी ममालिक ने इकट्ठ का इजहार किया है और मजम्मत की है कतर पर जो हमला हुआ है, और पाकिस्तान और सऊदीया ने कतर के साथ बैक वक्त इजहार यकजहती किया है। पाकिस्तान की फुल सपोर्ट जो है इस वक्त कतर के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर जाफर साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे और बता रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।